मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर सरदार में बात सबसे पहले पीएम मोदी के बिहार दौरे की। मोतीहारी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते। वे आपकी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत गरमाई है। आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर गरजे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालटेन युग की तस्वीर रखी और फिर जनता को उम्मीद की नई रोशनी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को कभी रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। पीएम मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर जनता से सतर्क रहने की अपील की। सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था? कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। इन हमलों के जवाब में आरजेडी ने बिहार में हो रहे अपराध और पलायन के मुद्दे को आगे रख दिया। लालटेन की रोशनी ज्यादा प्रकाश दे रहा था। ये रोशनी में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपके शासन में वो गरीबों का, जनता का राज था। गरीबों को रोशनी मिल रहा था। तेजस्वी जी ने नौजवानों के भविष्य को सजाया संवारा, अंधकार से निकाला। लेकिन ये राज तो पूरी तरह से चौपट राज है और इस पर आपका अपराध पर, भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खुल रहा। ये सरकार में क्या हो रहा है? तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। खुद वादा किया था कि इसी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 4 साल पहले ये महा झूठ फेंका था। सहयोग मिल रहा है तो चालू हो जाना चाहिए। बगल का चकिया चीनी मिल भी चालू हो जाना चाहिए। सिर्फ झूठ बोलिएगा। 4 साल पहले भी झूठ, 1 साल पहले भी झूठ, अब की बार आए तो भी झूठ, आगे आइएगा तो भी झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत। वाह मोदी जी। मोतिहारी की सभा से प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद पर हमला कर रहे थे और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर लालू प्रसाद को बड़ा झटका दे दिया है। लालू प्रसाद के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में सियासी प्रहारों के साथ कानूनी कार्रवाई भी परेशानी की सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और यूपी में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर हो रहे जुबानी हमलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बने लोगों से सावधान रहने की बात भी कही। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए सीएम ने एक घटना का जिक्र करते हुए अपने खास अंदाज में जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की आलोचना पर तंज कसते हुए सीएम ने मुहर्रम के दौरान जौनपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि ताजिया की ऊंचाई सीमित करने के नियम के बावजूद जौनपुर में एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे हादसे के बाद में उपद्रव हुआ। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं।
एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के भक्ति भाव से शामिल होता है। हर हर बम बम की गूंज के साथ चलने वाले कांवड़ियों को उपद्रवी या आतंकवादी कहकर बदनाम करना भारत की विरासत और आस्था का अपमान है। सीएम ने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ सावधान रहना जरूरी है ताकि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें। सनातन धर्म पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म सभी को सम्मान देता है। हम भगवान बुद्ध को भी अपना मानते हैं। जो मंदिर नहीं जाता वो भी हिंदू है। भारत में, हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहाँ संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। सीएम योगी का ये बयान न केवल कांवड़ियों के सम्मान की बात कहता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और आस्था की रक्षा का भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। महाराष्ट्र की राजनीति से शर्मसार कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहां विधानसभा की लॉबी में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। पहले तो दोनों के बीच गाली गलौज हुई और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा अब सियासी अखाड़ा बन चुकी है? विधानसभा में हाथापाई करने वालों पर एक्शन की तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सीएम ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में हुई थी नेताओं की भिड़ंत। ये तस्वीर महाराष्ट्र में लोकतंत्र के मंदिर की है, जहां नेताओं की हाथापाई ने मर्यादा को शर्मसार कर दिया। दो दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर अपशब्दों की बौछार। बात जब नहीं बनी तो गिरेबान तक जा पहुंची। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये भिड़ंत विधानसभा की लॉबी में हुई।
से चले, थप्पड़ चले, एक दूसरे को घसीटा गया। लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे तो बीच बचाव के लिए सुरक्षा कर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा। कुछ मिनट के लिए तो लगने लगा कि जैसे ये कोई अखाड़ा हो। या ठिकाणी माननीय अध्यक्ष विधानसभा आणि माननीय सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा सगळा परिसर येतो। त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात हे या विधानसभेला शोभणारं नाही आणि म्हणून याच्यावर निश्चित कारवाई ही झालीच पाहिजे। आरोप है कि शुरुआत पडलकर समर्थक ऋषिकेश टकले और आव्हाण समर्थक नितिन देशमुख के बीच हुई मारपीट से हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच पहले भी तनातनी चल रही थी। एक दिन पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था जो गाली गलौज तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे विधानसभा परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण अशी घटना आहे। संसदीय लोकशाहीच्या या मंदिरात अशी घटना घडणं हे निश्चितपणे पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी किंवा लोकशाहीसाठी ही योग्य नाही। ज्या व्यक्तीचा विश्वास लोकशाहीवरती आहे तो कदापि अशा हिंसाचाराचा सपोर्ट करू शकत नाही। योग्य ती कारवाई केली जाणार, फौजदारी कारवाई पण केली जाणार आणि माझ्या स्तरावरती विधिमंडळात जे अधिकार माझ्याकडे आहेत त्या स्तरावरती योग्य कारवाई होईल। सवाल यही है, जहां शुचिता और जन सरोकार की सौगंध खाई जाती है, क्या वहां राजनीति का ये हश्र होगा? एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इतिहास का बलात्कार किया जा रहा है। नई नस्ल का ब्रेन वॉश करके हिंदुत्व का नजरिया भरा जा रहा है और बीजेपी ने मौलाना के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। वहीं अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी नाराजगी जताई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने विवादित बयान में कहा कि आज भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। भारत का मुसलमान औरंगजेब, शाहजहां समेत मुस्लिम बादशाहों के इतिहास बदलने का विरोध करेगा। अब इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखना, मैं समझता हूँ ये इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो नई नस्ल है उस नई नस्ल के दिमाग में हिंदुत्व का नज़रिया भरा जा रहा है। किसी को जालिम, किसी को जाबिर, किसी को सफ़ा, किसी को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मुगल हिंदुस्तान में लूटपाट करने आए थे, उन्होंने यहाँ आकर धर्मांतरण कराया था। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मुगल देश के शासक नहीं थे बल्कि आक्रांता थे, जो इस देश में लूटपाट करने आए थे, धर्मांतरण करने आए थे, जो इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाने आए थे। उन्हें मुस्लिम कह के सारे मुस्लिमों को आक्रांता बताने का पाप कर रहे हैं आप। मौलाना के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। एनसीईआरटी के तहत जिस प्रकार से एक अमूलचूल परिवर्तन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह काम पहले ही होना चाहिए था। सनातन बहुत पुराना है, आपका इतिहास कितने दिनों का है? अरे रिजवी साहब, आप लोगों ने सनातन धर्म की व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर दिया था। आज ठाकुर जी की कृपा से, रामलला भगवान सरकार की कृपा से पुनः स्थापित हुआ है।
वहीं एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी मुगलों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल काल में भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मुगलों ने अगर कई मंदिर तोड़े तो कई मंदिर बनवाए भी थे। मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। तो ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे, लेकिन उस समय कोई संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, बादशाह जो चाहता वो होता। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि इस बदलाव का मुसलमान खुलकर विरोध करेगा। वहीं बीजेपी और साधु संतों ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने उनको दोषी ठहराने वाली सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जस्टिस यशवंत वर्मा की यह याचिका संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले आई है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। महाभियोग से पहले जस्टिस वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई की आंतरिक जांच रिपोर्ट को जस्टिस वर्मा ने दी चुनौती। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश अपनी इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर किसी भी जज के महाभियोग की सिफारिश नहीं कर सकते। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने कहा है, किसी भी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। सुप्रीम कोर्ट न तो ये शक्ति अपने पास रख सकता है और न ही किसी के साथ बांट सकता है। न्यायपालिका किसी जज को हटाने की सिफारिश करती है तो वो एक तरह से संसद के काम में दखल दे रही होती है, जो कि संविधान के अनुसार गलत है। मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य जज को हटाने के मामले में मध्यस्थ नहीं बन सकते, खासकर तब जब न तो कोई जांच हुई हो और न ही संसद ने कोई प्रक्रिया शुरू की हो। जस्टिस वर्मा ने सवाल उठाया है कि जब उनके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत ही नहीं थी, तब इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू करना अनुचित और अमान्य है। याचिका में मांग की गई है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा को हटाने की जो सिफारिश भेजी गई है उसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करना उन्हें मीडिया ट्रायल का शिकार बना रहा है। ये पूरा मामला जस्टिस वर्मा के घर बरामद कैश से जुड़ा है। जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित बंगले पर इसी साल 14 मार्च की रात आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड कर्मियों को आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में कैश मिला था। 21 मार्च को मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जस्टिस वर्मा के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले थे, जिनमें से काफी नोट जल चुके थे। 22 मार्च को उस समय के सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जांच समिति ने 4 मई को सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। रिपोर्ट के आधार पर इन हाउस प्रोसीजर के तहत सीजीआई खन्ना ने सरकार से जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कुछ फाइंडिंग दी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को भेजी। अगर उनको उनसे कोई शिकायत है तो वो अपना काम कर सकते हैं, वो उनका एक लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से कुछ ही दिन पहले आई है। माना जा रहा है कि 21 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। विपक्ष भी केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा है। महाभियोग लगने के बाद जस्टिस वर्मा को अपना पद तो छोड़ना ही होगा, साथ ही जांच एजेंसियों का सामना भी करना पड़ेगा। शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्य की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सड़कों पर है।
चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई और इस पर सियासत क्या हो रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए गिरफ्तारी पर दुर्ग से रायपुर तक कैसे छिड़ा है संग्राम। चैतन्य गिरफ्तार, सियासत जोरदार। ईडी का एक्शन, सियासी रिएक्शन। भ्रष्टाचार का नवाचार, वार पलटवार। भिलाई टू रायपुर, हंगामा भरपूर। हंगामा, विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, नारेबाजी। कहीं टायर जलाए जा रहे थे, कहीं पुतला फूका जा रहा था। दुर्ग से रायपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में। कांग्रेस के विधायकों से लेकर वरिष्ठ नेता तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। चैतन्य बघेल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। ईडी ने भूपेश बघेल के घर सुबह करीब 6 बजे छापेमारी की। इसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जुटने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। जोरदार हंगामे के बीच ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया और रायपुर ले गई, जिसके बाद रायपुर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के तमाम विधायक और वरिष्ठ नेता ईडी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। ईडी दफ्तर के सामने देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। विधायक विद्यावती जी भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही शासन चल रहा है और जिस तरह से हम जल कर जमीन का आवाज़ उठा रहे हैं, ये नहीं चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की हम लोग उसका आदिवासियों का आवाज़ उठाएं। और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के को दबाव पूर्वक उठा के ले आए हैं। कहीं न कहीं हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक को दबाव बना रहे हैं कि हम जल जंगल का बात न करें। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से है। बता दें कि गेहूं के भंडारण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला। कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। व्यापारी 3000 मीट्रिक टन ही गेहूं रख सकते हैं। स्टॉक को लेकर खाद्य मंत्री ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 31 मार्च 2026 तक के लिए निर्धारित की गई स्टॉक की सीमा थोक विक्रेता और व्यापारी 3000 मीट्रिक टन ही स्टॉक रख पाएंगे और रिटेलर 10 मीट्रिक टन तक गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। तो देखिए ये गेहूं के भंडारण को लेकर, स्टोरेज को लेकर जो भी तमाम तरह की शिकायतें सामने आती थी, जिसकी वजह से किसानों को दो चार होना पड़ता था, अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला ये देखिए लिया गया है। जो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गेहूं के भंडारण को लेकर कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत बड़ा निर्णय। व्यापारी 3000 मीट्रिक टन ही गेहूं अपने पास रख सकते हैं। वासु चौरे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, वाकई ये होता था कि कई बार कीमतें बहुत हाई हो जाती थी, व्यापारी एक जगह इकट्ठा कर लेते थे और जब कीमतें ज्यादा होती थी स्टॉक मार्केट में छोड़ दिया जाता था। कंट्रोल हो पाएंगी कीमतें? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, निश्चित तौर से इसी चीज को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने की बात जो है वो कह दी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो थोक विक्रेता है वो 3000 मीट्रिक टन तक जो गेहूं है उसका भंडारण कर सकेंगे और जो रिटेलर्स हैं वो 10 मीट्रिक टन गेहूं तक जो है वो रख सकेंगे। ये बड़ा फैसला जो है वो सरकार की ओर से लिया गया और जाहिर सी बात है इससे कीमतें कंट्रोल में रहेंगी और जो काला बाजारी होती है उसको रोकने में सफलता जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को मिल सकेगी, क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि जब गेहूं सस्ता होता है, उपार्जन होता है, तो जो गेहूं का बहुत ज्यादा स्टॉक है वो कर लिया जाता है, उसको महंगा करके बाद में महंगे दामों पे लोगों को बेचा जाता है। तो इससे बचने के लिए पूरी कदम जो है वो उठाए गए। शुक्रिया आपका वासु, पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।